आप सभी साथियों का स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जनरल साइंस में जीव विज्ञान का पार्ट नंबर 7। ये प्रैक्टिस सेट चल रहा है हम लोगों का, जो कि सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग छांट कर लाए हैं, जो कि आने वाले आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। अनुवांशिकी किससे संबंधित है? तो अनुवांशिकी जो है अनुवांशिकता से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है डेमोग्राफी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डेमोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 3 है, कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है ओंकोलॉजी। ओंकोलॉजी के अंदर ये सब चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, जब हम मांस खाते हैं तब हम कौन से तरह के उपभोक्ता हैं? ठीक है, प्राथमिक, द्वितीय या तृतीय? तो जब हम मांस खाते हैं तो हम द्वितीय उपभोक्ता हो जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, द्वितीय उपभोक्ता। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, कोशिका भित्ति होती है? तो देखिए, कोशिका भित्ति जो है वो एक ट्रांसपेरेंट पदार्थ होती है, मतलब पारगम्य होती है, आर पार देखी जा सकती है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पारगम्य। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है? तो पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण ही कोशिका भित्ति कहलाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोशिका भित्ति। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है? क्या करती है एक निश्चित रूप प्रदान? तो ये करती है कोशिका भित्ति। ठीक है, कोशिका भित्ति के कारण ही कोशिका एक निश्चित शेप में आ पाती है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, वंशागति की इकाई है? तो वंशागति की इकाई है जीन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो जीन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था जॉनसन ने। ठीक है, यहाँ पे जॉनसन हिंदी में दिखा रहा है। जॉनसन ने सर्वप्रथम जीन का उपयोग किया था, प्रयोग किया था शब्द का। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया है? ठीक है, ऑप्शन से प्रोटीन संश्लेषण के लिए, नाइट्रोजन क्षारों के संश्लेषण के लिए, जीन संश्लेषण के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, हरगोविंद खुराना को जीन संश्लेषण के लिए सम्मानित किया गया था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है, खरीफ फसल है? इनमें से ऑप्शंस दिए हुए हैं, कौन सी खरीफ फसल है? ऑप्शन से चना, धान, सरसों या मटर? तो देखिए, खरीफ फसल में धान आ जाएगी। खरीफ फसल वो होते हैं जो बरसात के दिनों में बोए जाते हैं, और जो दूसरे सीजन में इसके अलावा बोए जाते हैं उनको रबी फसल बोलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है, हरित क्रांति और श्वेत क्रांति क्रमशः संबंधित हैं? तो देखिए, हरित क्रांति जो है वो खाद्यान्न मतलब खेतों से संबंधित है, श्वेत क्रांति दुग्ध से संबंधित है। तो ऑप्शन डी दिया हुआ है यहाँ पे, खाद्यान्न एवं दूध उत्पादन। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है, पौधों के लिए अधिक मात्रा में आवश्यक तत्व है? ऑप्शन से नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम या सल्फर? तो देखिए, वैसे तो पौधों के लिए ये चारों तत्व ही आवश्यक हैं, इन चारों की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन सबसे अधिक मात्रा में अगर कोई तत्व चाहिए होता है तो वो चाहिए होता है नाइट्रोजन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन नंबर 14 है, एग्रीकल्चर निम्न में से है? एपी कल्चर यहाँ पे होना चाहिए, एग्रीकल्चर हो गया है। तो ये होता है मधुमक्खी का पालन। ठीक है, एपी कल्चर जो है मधुमक्खी पालन के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, मधुमक्खी पालन। अगला क्वेश्चन नंबर 15 है, अवांछित पौधे कहे जाते हैं? ऑप्शन से झाड़ी, नरकुल, घास या खरपतवार? तो देखिए, अवांछित पौधे वो होते हैं जिनका कोई विशेष इस्तेमाल नहीं होता है। तो ऐसे में खरपतवार जो है एक अवांछित पौधा माना जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 16 है, सभी जंतुएं हैं? तो सभी जंतुएं कैसे होते हैं? परजीवी, परपोषी, स्वपोषी या अमृतपोषी? तो सभी जंतुएं जो है वो परपोषी होते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 17 है, सब्जियों को उगाना तथा उसके रख रखाव का अध्ययन क्या कहलाता है? तो सब्जियों का उगाना या उसका रख रखाव कहलाता है ओलेरी कल्चर। ठीक है, ओलेरी कल्चर के अंदर आता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कीट एक सामाजिक प्राणी है? ऑप्शन से घरेलू मक्खी, मच्छर, बर या मधुमक्खी? तो देखिए, सामाजिक प्राणी से मतलब यहाँ पे है कि जो मनुष्य के लिए नुकसानदायक नहीं बल्कि उसके काम का हो। तो मधुमक्खी जो है मनुष्य के लिए एक काम की चीज़ है, ये हमारे पर्यावरण को बचाने में विशेष महत्वपूर्ण इनकी योगदान रहती है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 19 है, मानव के शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो देखिए, सबसे बड़ी कोशिका जो मानव शरीर में पाई जाती है वो होती है तंत्रिका तंत्र की कोशिका है।
ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तंत्रिका तंत्र की कोशिकाएं। अगला क्वेश्चन नंबर 20 है, कोशिका शब्द का इस्तेमाल सर्वप्रथम किया गया था किसके द्वारा? तो ये किया था रॉबर्ट हुक ने। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रॉबर्ट हुक के द्वारा। अगला क्वेश्चन नंबर 21 है, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था किसके द्वारा? तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था स्लाइडेन एवं स्वान के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्लाइडेन एंड स्वान। क्वेश्चन 22 है, भोजन के सभी तत्वों को संतुलित मात्रा में प्रतिदिन लेने को कहते हैं, तो ये कहलाता है संतुलित आहार। ठीक है, स्वस्थ आहार बोल सकते हैं, लेकिन संतुलित आहार जो है ये इसका सही शब्द है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 23 है, छोटी चेचक बीमारी रोगाणु है, कौन से रोगाणु से छोटी चेचक होती है? ऑप्शन से कवक, जीवाणु, विषाणु या इनमें से कोई नहीं, तो ये होते हैं विषाणु से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 24 है, स्वाइन फ्लू शरीर के किस तंत्र प्रणाली को प्रभावित करती है? तो ये करती है श्वसन तंत्र को प्रभावित। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 25 है, मृत कोशिकाओं द्वारा निर्मित होती है। ऑप्शन से फ्लोएम, इंडोडर्मिस, एपिडर्मिस या जाइलम। तो देखिए मृत कोशिकाओं द्वारा एपिडर्मिस निर्मित होती है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 26 है, लिगामेंट द्वारा आपस में जुड़ते हैं। तो लिगामेंट्स जो है अस्थियों को आपस में जोड़ते हैं। ठीक है, दो अस्थि को आपस में जोड़ने का काम जो है वो लिगामेंट का ही होता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक अस्थि को दूसरे अस्थि से जोड़ने में। अगला क्वेश्चन 27 है, रुधिर के द्रवीय भाग को क्या कहते हैं? तो देखिए रुधिर में जो द्रवीय भाग होता है उसको बोलते हैं प्लाज्मा, और ये हमारे पूरे रुधिर का मतलब पूरे रक्त का लगभग 55% हिस्सा होता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्लाज्मा। अगला क्वेश्चन 28 है, स्मूथ पेशियां उपस्थित होती हैं। ऑप्शन से शिराओं में, यूट्रस में, धमनियों में या इन सभी में। तो देखिए स्मूथ पेशियों का मतलब यहाँ लचीलेपन से है, तो ये पेशियाँ जो लचीली पेशियाँ हैं वो कहाँ कहाँ होती हैं मनुष्य के शरीर में? सिराओं में, यूट्रस में या धमनियों में। तो ये सभी में होती हैं। ये सभी ऐसे होते हैं जिनको संकुचन या विस्तार होना रहता है, ये ऐसी जगह है। तो ये सभी इन तीनों चीज़ों में होती है, सिराओं, यूट्रस और धमनियाँ तीनों में होती हैं, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 29 है, टेंडन के द्वारा आपस में जुड़ते हैं। तो देखिए टेंडन एक ऐसा ऊतक है जिसके द्वारा अस्थि जो है वो पेशियों से जुड़ते हैं, मतलब जो पेशियां होती हैं, मांसपेशियां होती हैं, वो अस्थियों से जुड़ती हैं जहाँ पे, तो वो किसके द्वारा जुड़ती हैं? टेंडन ऊतक के द्वारा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक पेशी यहाँ पे एक अस्थि दूसरे पेशियां अस्थियों से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पेशियां अस्थियों से जुड़ती हैं। अगला क्वेश्चन 30 है, फ्लोएम का कार्य है पौधों को सहारा प्रदान करना, भोजन का संवहन, प्रकाश का संश्लेषण या जल का संवहन। तो देखिए फ्लोएम जो है पौधों में भोजन का संवहन करता है, और जाइलम जो है जल का, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 31 है, रेखीय पेशियां उपस्थित होती है। ऑप्शन से हाथों में, गर्दन में, पैरों में या इन सभी में। तो देखिए ये सभी में रेखीय पेशियां उपस्थित होती हैं। ठीक है, हाथ में भी होती हैं, गर्दन में भी होती हैं और पैरों में भी होती हैं, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 32 है, एक लंबी अस्थि के सिरे दूसरे अस्थि से जुड़े होते हैं किसके द्वारा? ऑप्शन से कार्टिलेज के द्वारा, लिगामेंट के द्वारा, टेंडन के द्वारा या संयोजी ऊतक के द्वारा। तो एक लंबी अस्थि के दूसरे सिरे अस्थि से जुड़ने का मतलब है कि एक अस्थि का दूसरे अस्थि से जुड़ना। ठीक है, और एक अस्थि से दूसरे अस्थि को जोड़ने का काम जो है वो किसका? लिगामेंट्स का। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लिगामेंट्स के द्वारा। अगला क्वेश्चन नंबर 33 है, जीव विज्ञान की शाखा जिसमें प्राणियों की पहचान, नाम, पद्धति और वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है कहलाती है, तो वो कहलाती है टैक्सोनॉमी। जिसमें हम प्राणियों की वर्गीकरण, नाम, पहचान की बात करते हैं, वो टैक्सोनॉमी के अंतर्गत आता है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, टैक्सोनॉमी। क्वेश्चन 34 है, टैक्सोनॉमी के जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन से लाइनिस, क्रिक, डार्विन या मेंडल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेंडल। टैक्सोनॉमी के जनक थे मेंडल, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 35 है, वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है? स्पीसीज, वेराइटी, फैमिली या जीन्स। तो देखिए वर्गीकरण की जो मूल इकाई है वो स्पीसीज होती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 36 है, शैवाल किससे संबंधित है? टेरिडोफाइट्स, थैलोफाइट्स, बायोफाइट्स या ये सभी। तो शैवाल इन तीनों कैटेगरीज में आ जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये सभी। अगला क्वेश्चन नंबर 37 है, शैवाल कोशिकाओं में संचित भोजन है।
शैवाल की कोशिकाओं में जो संचित भोजन है वो किस तरह का होता है? ऑप्शन से स्टार्च, ग्लाइकोजन और फैट, या ओनली फैट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्टार्च। ठीक है, शैवाल की कोशिकाओं में जो भोजन संचित रहता है वो स्टार्च के फॉर्म में रहता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 38 है, पोलियो की वैक्सीन की खोज किसने की थी? तो पोलियो की वैक्सीन की खोज की थी डॉक्टर साल्क ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर साल्क। अगला क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने मलेरिया के रोगाणु को खोजा था? ऑप्शन से साल्क एवं सबीन, रोनाल्ड रॉस, फंक या रॉबर्ट हुक। तो देखिए, जो मलेरिया के रोगाणु को जिसने खोजा था उनका नाम था रोनाल्ड रॉस। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 40 है, मलेरिया को फैलाने वाला वाहक है। तो मलेरिया किससे फैलता है? तो मलेरिया जो है मादा एनाफिलीज मच्छर के द्वारा फैलता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मादा एनाफिलीज मच्छर। अगला क्वेश्चन 41 है, जन्मजात रोग के उदाहरण है। ऑप्शन से खसरा, रंजकहीनता, डिप्थीरिया या प्लेग। तो जन्मजात मतलब जो आनुवांशिकी रोग होते हैं उसमें आता है रंजकहीनता। ठीक है, इन ऑप्शंस में रंजकहीनता एक सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 42 है, निम्न में से मानसिक रोग का उदाहरण है। ऑप्शन से मस्तिष्क ज्वर, मेनिंजाइटिस, साइजोफ्रेनिया या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, मानसिक रोग का उदाहरण इनमें मेनिंजाइटिस है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मेनिंजाइटिस। अगला क्वेश्चन नंबर 43 है, बीसीजी के टीके में बी का अर्थ है। ऑप्शन से ब्राउन बैक्टीरिया, बी या बैलिसस। तो देखिए, बीसीजी में बी का अर्थ है बैलिसस। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 44 है, जीन की इकाई है। जीन की इकाई क्या है? तो जीन की इकाई होती है डीएनए। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 45 है, अनुवांशिकी की इकाई है। तो अनुवांशिकी की इकाई कौन सी है? तो अनुवांशिकी की इकाई जीन होती है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 46 है, उपास्थि निम्न में से किस में पाई जाती है? थोड़ा उपास्थि को समझ लेते हैं। उपास्थि वह अस्थि होती है जो थोड़ी मुड़ जाती है, मतलब जो लचीली होती है, जैसे कान की, नाक की जो हड्डियाँ होती हैं, गले में भी होती हैं, ये उपास्थि कहलाती हैं। तो किस में नहीं पाई जाती है पूछ रहा है। ऑप्शन से नाक में, कंठ में, विक में या कान में। तो देखिए, उपास्थि जो है विक में नहीं पाई जाती, बाकी इन तीनों में नाक, कंठ और कान में पाई जाती है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 47 है, कौन सा ऊतक ग्रंथि का निर्माण करता है? ऑप्शन से उपकला, पेशीय, तंत्रिका या संयोजी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपकला। ठीक है, ग्रंथि का निर्माण करने वाला ऊतक जो है उपकला होता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 48 है, डीएनए पाया जाता है हरितलवक में, माइटोकॉन्ड्रिया में, केंद्रक में या इन सभी में? तो डीएनए इन सभी में पाया जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 49 है, जो आज का आखिरी क्वेश्चन है, रंग के आधार पर लवक कितने प्रकार के होते हैं? तो रंग के आधार पर लवक जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, आज का जीव विज्ञान का पार्ट नंबर 7 यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी काम की साबित हो। अगर आपको किसी प्रकार का डाउट हो या किसी प्रकार की क्वेरी हो आपके दिमाग में, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जल्द से जल्द हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए वीडियो बना के अपलोड कर दें। मिलते हैं इसी तरह के एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।